हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। वेलकम टू द चैनल। ये वीकली करंट अफेयर का एक सीरीज है जिसमें 1 से 7 नवंबर के बीच में जो भी करंट अफेयर है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये बीपीएससी 70th के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो नए पैटर्न के आधार पर बेस्ड है वो उनको कलेक्ट किया गया है और वो आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच नेशन रिसेंटली हैंडेड डाउन द डेथ पेनाल्टी टू 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल। हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? ऑप्शन ए ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर और जॉर्डन। तो इसका सही आंसर है कतर। देखिए अभी क्या हुआ कि कतर में 8 भारतीय जो पहले नेवी में काम कर चुके हैं, नेवी पर्सनल थे, उनको स्पिनेज के चार्ज में, मतलब कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के चार्ज में उनको कतर के जो खुफिया एजेंसी है उन्हें उनके द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें डेथ पेनाल्टी दिया गया। तो ये कहाँ हुआ है? कतर में। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहला ऑप्शन है एस्टर डफलो, एलिनोर ऑस्ट्रम, क्लॉडिया ग्लॉडिन और गेटरी कोरी। तो इसका सही आंसर है एलिनोर ऑस्ट्रम। एलिनोर ऑस्ट्रम को 2009 में पहली बार इकोनॉमिक साइंसेज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभी देखिए इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसको नोबेल प्राइज दिया गया है। टोटल अभी 3 लेडीज को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। तो पहली बार दिया गया था एलिनोर ऑस्ट्रम को 2009 में, उसके बाद एस्टर डफलो को, फिर अभी 2023 में रिसेंटली किसको दिया गया है? क्लॉडिया ग्लोडिन को। तो रिसेंट पूछा जाए तो क्लॉडिया गोल्डिन, और अगर पहला पूछा जाए तो एलिनोर ऑस्ट्रम। अब देखिए यही बोला गया है यहाँ कि 1969 में पहली बार 1969 में नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ किस चीज में? इकोनॉमिक साइंसेज में। तो अभी 1969 से लेकर 1969 से लेकर अभी तक 2023 तक टोटल 3 लेडीज को ही मिल पाया है, 3 वुमेन्स को ही मिल पाया है अवार्ड। तो सबसे पहले किसको मिला था? एलिनोर ऑस्ट्रम को, फिर एस्टर डफलो को, और उसके बाद मिला है 2023 में क्लॉडिया गोल्डिन को। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज मेकिंग वार मेमोरियल फॉर 1971 वार। कौन सा देश 1971 के युद्ध का स्मारक बना रहा है? पहला ऑप्शन बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। देखिए 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश का फाइट हुआ था फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो इसको लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश का नाम दिया गया था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने 6 दिसंबर को भारतीय सैनिकों की मदद से 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट आजाद करवाया गया। तो इसमें भारतीय सैनिकों के सहयोग के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए बांग्लादेश में वार मेमोरियल का स्थापना किया जा रहा है, जिसमें इंडियन वार हीरोज को भी दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइव आइज अलायंस। न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश फाइव आइज गठबंधन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बी जापान, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है जापान। देखिए फाइव आई अलायंस जो है ये जापान और जर्मनी के अगेंस्ट ही बनाया गया था। तो इसका हिस्सा कौन कौन है? न्यूजीलैंड हिस्सा है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जापान इसका हिस्सा नहीं है। तो सही आंसर है जापान। अभी देखिए फाइव अलायंस होता क्या है, हम इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय फाइव आई अलायंस का स्थापना किया गया किसके द्वारा? यूके प्लस यूएस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। देखिए और ये क्यों किया गया था कि जापानी और जर्मन के विरुद्ध फाइव आई अलायंस का स्थापना किया गया था। शुरू शुरू में इसमें जब 1943 के आसपास में यह स्टार्ट हुआ तो उस समय यूके और यूएस ही इसके हिस्सा थे, लेकिन 1949 में न्यूजीलैंड इसमें शामिल हुआ और इसके बाद रेस्पेक्टिवली सभी कंट्री 5 कंट्री शामिल होते चले गए। तो इसके मुख्य 5 मेंबर कौन कौन से हैं? देखिए कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन अभी क्या है, ये फाइव आई अलायंस बढ़कर बाद में 9 आई कंट्री में डेवलप हो गया और अभी इसमें टोटल 14 कंट्रीज है। इसे 40 आई अलायंस के रूप में भी हम लोग जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है, द अखौरा अगरतला रेल लिंक वाज टू बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हुम। अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किनके द्वारा किया जाना था? ऑप्शन ए पाकिस्तान अनवर उल हक कक्कर, नेपाल आर एम चंद्र पौडेल, चाइना शी जिनपिंग और बांग्लादेश शेख हसीना। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश की शेख हसीना। बांग्लादेश की शेख हसीना के द्वारा अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन किया जाएगा। अभी देखिए, ये न्यूज में था कि हिस्टोरिक पीएम मोदी बांग्लादेश पीएम शेख हसीना इनॉग्रेटेड क्रॉस बॉर्डर लिंक प्रोजेक्ट। अभी देखिए कि बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो रिलेशन है बहुत ही अच्छा रिलेशन है, तो इसी और सबसे इंडिया जो है लार्जेस्ट डेवलपिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डेवलपिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश एग्जैक्टली कब आया अस्तित्व में? 1971 में विद द हेल्प ऑफ इंडिया। सो अभी ये कंट्री डेवलप कर रहा है, तो इसके डेवलपमेंट में इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे वहाँ बांध बनाना और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हर चीज में इंडिया की तरफ से मदद किया जाता है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 3 प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए, उसी का एक पार्ट है अखौरा रेल लिंक प्रोजेक्ट। अभी देखिए जो 3 प्रोजेक्ट है वो क्या क्या है? अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और तीसरा क्या था? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट वहां खोला जा रहा है। तो ये 3 प्रोजेक्ट थे जिसका एक हिस्सा है अखौरा रेल लिंक प्रोजेक्ट, जो कनेक्ट करेगा किसको? त्रिपुरा को बांग्लादेश से कनेक्ट करेगा। ये वाला है पोर्शन अपना अखौरा रेल लिंक प्रोजेक्ट का, ये देख सकते हैं। अभी देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा है कि द रेल लिंक इज 12.2 किलोमीटर लॉन्ग, ये टोटल 12.24 किलोमीटर का है, जिसमें 6.78 किलोमीटर कैसा है? ड्यूअल गेज लाइन है, और 5.46 किलोमीटर का सिंगल लाइन है जो त्रिपुरा और अखौरा को कनेक्ट करता है। तो अगला क्वेश्चन है, हु वोन द 8 बैलन ड'ओर मेंस प्राइज इन पेरिस? पेरिस में 8वां बैलन ड'ओर पुरस्कार किसने जीता है? इसका ऑप्शन है एंडियाना बोनमाटी, सलमा पार्लुएलो, एलेक्सा पुटेलस और लियोन मेसी। तो देखिए यहाँ मेंस का बात किया जा रहा है, मेंस वाला पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है लियोन मेसी। लेकिन अगर फीमेल पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता एंडियाना बोनमाटी। देखिए अभी क्या हुआ कि एंडियाना बोनमाटी फीमेल में और मेल में लियोन मेसी ने बैलन ड'ओर का अवार्ड दिया गया। अब बैलन ड'ओर अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? 1956 में, और इसे यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में भी इस अवार्ड को जाना जाता है। तो यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर AKA बैलन ड'ओर का पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोन मेसी और एंडियाना बोनमाटी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए किस देश का स्वागत किया गया है? तो ये स्वागत किसने किया है? भारत ने किया है। भारत के द्वारा किस देश को इनवाइट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनने के लिए? ऑप्शन ए चाइना, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है चाइना। अभी चाइना को भारत के द्वारा इनवाइट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबरशिप देने के लिए। अभी देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा में। हरियाणा कहाँ? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, जो कि इंडिया में बेस्ड है। अब देखिए इंटरनेशनल सोलर हेडक्वार्टर का फॉर्मेशन कब हुआ था? ये फॉर्मेशन हुआ था 30 नवंबर 2015 को, 38 नवंबर 2015। और इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल अजय माथुर। इसमें टोटल कितने मेंबर है? तो इसमें अगर टोटल मेंबर की बात करें तो 125 प्लस मेंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। और ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं कि जो 30 डिग्री, जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच के जो भी नेशंस है, वो लगभग लगभग ISA के हिस्सा है।
Which AI system was listed as a co-author for the artwork Suryat registered by Indian Copyright Office? भारतीय कॉपीराइट कार्यालय द्वारा पंजीकृत कलाकृति सूर्यास्त के लिए सहलेखक के रूप में किस एआई सिस्टम को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर है राघव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेंटिंग ऐप को किया गया है अभी रजिस्टर्ड। तो सही आंसर है डी राघव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेंटिंग। देखिए अभी क्या हुआ कि राघव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेंटिंग ऐप को को ऑथर के रूप में एक पेंटिंग ऐप है जिसे को ऑथर के रूप में अभी नॉमिनेट किया गया, और इससे पहले राघव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेंटिंग ऐप को सोल ऑथर की तरह रजिस्टर करने के लिए पिटीशन दिया गया था, जिसे कॉपीराइट एजेंसी ने, कॉपीराइट ऑफिस ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी अभी क्या हुआ कि वन ह्यूमन प्लस राघव राघव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेंटिंग ऐप को, दोनों को एक साथ मिलाकर कॉपीराइट का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स सपोर्ट फॉर क्रिएशन ऑफ जेविस होमलैंड इन पैलेस्टाइन इन 1917? 1917 में ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसमें फिलिस्तीन में यहूदी की मातृभूमि के निर्माण के लिए अपना समर्थन घोषित किया था? ऑप्शन ए कैंप डेविस एकॉर्ड, म्यूनिक एग्रीमेंट, ऑस्लो एकॉर्ड या ब्लेफर डिक्लेरेशन। तो इसका सही आंसर है ब्लेफर डिक्लेरेशन। अब देखिए ब्लेफर डिक्लेरेशन के थ्रू फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए के होमलैंड के लिए अपना समर्थन दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो अभी हम देख सकते हैं जैसे कि यूएस हैज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ जेविस होमलैंड इवन बिफोर द स्टेट ऑफ इजराइल वाज डिक्लेयर्ड विथ हिस्टोरिकल पैलेस्टीन इन 1948। देखिए 1903 मार्च 1919 को क्या हुआ था, ब्लेफर डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर किया था कि जेविस होमलैंड इन पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था और डिक्लेयर किया था कि आज से जेविस पैलेस्टाइन में रह सकते हैं जो आज का इजराइल है। तो यही बताया गया था। और इसके अलावा 1922 और 24 के बीच में यूएस ने सपोर्ट किया था सबसे पहले, यूएस ने सपोर्ट किया था सबसे पहले इजराइल एज अ कंट्री को, मतलब इजराइल को एक कंट्री का दर्जा दिया था सबसे पहले यूएस ने, और ब्रिटिश सरकार ने इसे ब्लेफर डिक्लेरेशन के थ्रू दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज मेड इट टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटी ऑफ द ईयर? निम्नलिखित में से किस शहर ने इस वर्ष के लिए यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में जगह बनाई है? पहला ऑप्शन उज्जैन, ग्वालियर, वाराणसी और मांडू। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। अभी देखिए ग्वालियर को म्यूजिकल सिटी का अवार्ड दिया गया, म्यूजिकल सिटी का दर्जा दिया गया, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो देखिए अभी क्या हुआ, कोझिकोड और ग्वालियर इंटर इन द क्रिएटिव सिटी लिस्ट, और ये क्रिएटिव सिटी लिस्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है यूनेस्को, यूनेस्को जारी करता है। तो कोझिकोड को इंडिया का फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक। अच्छा, सिटी ऑफ म्यूजिक डिक्लेयर होने वाला यूनेस्को की तरफ से ग्वालियर भारत का थर्ड स्टेट है। फर्स्ट कौन था? वो था चेन्नई। देखते हैं, कोझिकोड इन केरला एंड ग्वालियर इन मध्य प्रदेश हैज मेड इट टू द प्रेस्टिजियस क्रिएटिव सिटी लिस्ट ऑफ यूनेस्को फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक रेस्पेक्टिवली। ऑन वर्ल्ड सिटी डे 55 cities joined the UNESCO Creative City Network following their designation by UNESCO Director General ऑड्री एजोले। तो यूनेस्को के अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्री एजोले। तो ये हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का अवार्ड दिया गया
इसे हम लोगों को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और हर वीक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर के अलावा हमारी तरफ से डेली करंट अफेयर का भी सीरीज दिया जाता है, जिसमें द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज को जो बीपीएससी 78 के लिए इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज किया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप वीडियो को देखें और जो भी चेंजेस करने हो तो एक बार कमेंट में बताएं और वीडियो को फॉलो करें और शेयर करें, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए ला सके। और अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए वीडियोज में तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द दहिया डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। दहिया सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है इजराइल हमास वार। इजराइल हमास वार से दहिया सिद्धांत, दहिया डॉक्ट्राइन रिलेटेड है। तो देखते हैं दहिया डॉक्ट्राइन है क्या। अभी देखिए, दहिया डॉक्ट्राइन में क्या होता है कि यूज ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स अगेंस्ट द इनेवी डेलिबरेटली टारगेटिंग सिविलियंस। अभी देखिए क्या हो रहा है कि इजराइल किस पे अटैक कर रहा है? फलस्तीन से। मतलब कि इजराइल और वर्सेस फलस्तीन अभी वार का सिचुएशन है, वार चल रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि इजराइल के द्वारा फलस्तीन में वहां के क्रिमिनल्स, वहां के संगठन जो लोकल है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ साथ वहां के सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है। तो इससे पहले भी इजराइल जब भी दूसरे देश पर अटैक करता है तो वहां के सिविलियन को भी टारगेट करता है। तो इसी को दहिया डॉक्ट्राइन का नाम दिया जाता है। ये नाम दिया गया था किसके द्वारा? जनरल एस एन कोर्ट के द्वारा दिया गया था। डॉक्ट्राइन और दहिया डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया था। तो इस तो दहिया डॉक्ट्राइन किससे रिलेटेड है? तो ये इजराइल और फलस्तीन मतलब हमास के वार से रिलेटेड है। शैलेश वोन गोल्ड इन पारा एशियन गेम्स बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पैरा एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले शैलेश बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा और पूर्णिया। तो शैलेश जो पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है जिन्होंने, वो बिलोंग करते हैं जमुई से। तो इसका सही आंसर है जमुई। चलिए देखते हैं कि बिहार के शैलेश ने लहराया परचम। तो देखिए, अभी एशियन पैरा गेम्स कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है चाइना के हैंगजाऊ शहर में। और इसका मैस्कट क्या है? फीफी इसका मैस्कट है। और इंडिया इसमें कितने पोजीशन पे आता है? इस गेम में इंडिया का रैंक है 5वां। इंडिया ने टोटल कितना मेडल जीता है? टोटल 111 मेडल जीता है, जिसमें गोल्ड 29, सिल्वर 31 और ब्रोंज 51 है। ये टोटल कितने हैं? 111। और सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला कंट्री कौन सा है? तो ये है चाइना। अब चूंकि शैलेश बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये हमें याद रखना है, शैलेश ने गोल्ड जीता है। 37th नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन विच सिटी, इन विच स्टेट। तो 37वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है गोवा। अब देखिए, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है और 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में। और 37वां कहाँ हुआ है? गोवा। और गोवा में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन गोवा। और एडिशन कौन सा है? 37वां। तो ये हमें याद रखना है।
हु वोन ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड, अकादमी बुक अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए नंदिनी दास, अमर्त्य सेन, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर है नंदिनी दास। अब नंदिनी दास है जो कि भारतीय मूल की है, इंडियन भारतीय मूल की है ये महिला, जिन्होंने ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड जीता है और ये इनको नागरिकता कहाँ की का प्राप्त है? ये ब्रिटेन की ब्रिटिश नागरिकता इन्हें प्राप्त है। तो इनके बुक का नाम है कोटिंग इंडिया, जो कि बेस्ड है इंडियन मुगल एम्पायर पे। और ये है नंदिनी दास जो कि बिलोंग कहाँ से करती है? इंडिया से, लेकिन ये अभी कहाँ रहती है? ब्रिटिश सिटीजन है। तो इन्हें मिला है अभी एकेडमी बुक प्राइज फॉर हर बुक कोटिंग इंडिया विच इज बेस्ड ऑन इंडियन मुगल एम्पायर। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? भारत सॉरी पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? कनाडा, रूस, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अभी ऋषि सुनक के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट आयोजित किया गया। अब देखिए पॉलिटिशियन टेक लीडर गैदर फॉर यूके एआई समिट, इसमें टोटल 28 कंट्री ने हिस्सा लिया, जिसमें इंडिया प्लस चाइना, यूएस प्लस यूके प्लस अदर 24 कंट्रीज इसके हिस्सा रहे हैं। तो ये समिट किया गया क्यों? क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, जो फ्यूचर में हो सकता है कि ह्यूमन जो जो ह्यूमन के जॉब्स है उनके लिए खतरा साबित ये हो सकते हैं। तो इसी से बचने के लिए और इससे लोगों को अवेयर कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट का आयोजन किया गया। कहाँ? यूके में। और इसमें टोटल कितने कंट्रीज ने हिस्सा लिया? 28 कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया। भारत भी इसके सिग्नेटरीज थे। इसके साथ साथ चाइना, यूएस और यूके भी इसके सिग्नेटरीज थे। अगला क्वेश्चन है विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड आफ्टर क्लोजिंग आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन? आजादी का अमृत महोत्सव अभियान को बंद करने के बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए रथ यात्रा, मेरा युवा भारत, हर घर तिरंगा, नमामि गंगे। तो इसका सही आंसर है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत। आजादी का अमृत महोत्सव को बंद करके अभी नया कैंपेन स्टार्ट किया गया, जिसका नाम रखा गया है मेरा युवा भारत। देखिए ये पीआईबी में न्यूज आया था कि इंग्लिश रेंडरिंग ऑफ पीएम एड्रेस एट क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव एंड लॉन्च मेरा भारत युवा अभियान। तो मेरा युवा भारत अभियान को लॉन्च किया गया और आजादी का और लॉन्च किया गया। लूसी मिशन ऑफ नासा इज रिलेटेड टू विच प्लानेट? नासा का लूसी मिशन किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति, शुक्र, मंगल और मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, मार्स और मर्क्यूरी। तो इसका सही आंसर है जुपिटर। अब देखिए लूसी मिशन है किसका? नासा का। ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कब? बीपीएससी 69th में एक ऑप्शन में था कि लूसी मिशन जिसमें मैच करने वाला क्वेश्चन था, उसमें पूछा जा चुका है। तो लूसी मिशन किससे संबंधित है? तो ये है जुपिटर से संबंधित है। अभी देखिए नासा लूसी मिशन हैज डिस्कवर्ड द एस्टेरॉइड डिनकिनेस इज एक्चुअली अ बाइनरी सिस्टम ऑफ 2 एस्टेरॉइड। अब उसके अलावा ये कब लॉन्च किया गया था? 2021 में लॉन्च किया गया था। लूसी इज द फर्स्ट स्पेस मिशन टू एक्सप्लोर जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड। किसको? तो ये जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि ट्रोजन एस्टेरॉइड होते क्या है। तो ट्रोजन एस्टेरॉइड आर ग्रुप ऑफ स्मॉल बॉडीज, और ये बॉडीज किस चीज के बने होते हैं? जो जुपिटर का जो मटेरियल है उसी मटेरियल के ये एस्टेरॉइड बने होते हैं। सो ट्रोजन आर द ग्रुप ऑफ स्मॉल बॉडीज दैट ऑर्बिट सन along with the orbit of जुपिटर। तो जुपिटर के ऑर्बिट के साथ साथ ये भी
सन का चक्कर लगाते हैं। और ये किस चीज के बने होते हैं, जिस मटेरियल का अपना जुपिटर बना हुआ है उसी मटेरियल से ये एस्ट्रॉयड भी बने होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रोजन एस्ट्रॉयड। तो इसी को एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने लूसी मिशन कब लॉन्च किया, 2021 में लॉन्च किया। और ये मिशन कितने साल तक चलेगा, तो ये मिशन 12 साल तक के लिए चलेगा, जो डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रॉयड्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, which agreement was signed by 28 countries at the end of AI safety summit? एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के अंत में 28 देशों ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए कॉर्नवाल डिक्लेरेशन, बेलफास्ट डिक्लेरेशन, बेचली डिक्लेरेशन और दिल्ली डिक्लेरेशन। तो इसका सही आंसर है बैचली डिक्लेरेशन, बैचली घोषणा। अब देखिए, एआई सेफ्टी समिट कहाँ हुआ, ये हुआ यूके में। यूके के किस शहर में, बेचली शहर में। इसीलिए इसका नाम बेचली डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे कि अ 2 डे समिट ऑन एआई सेफ्टी हेल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन बेचली पार्क, कहाँ, यूके में। इसे इस समिट को किया गया किसके द्वारा, ऋषि सुनक के द्वारा, जिसमें टोटल कितने कंट्रीज ने, 28 कंट्रीज ने हिस्सा लिया, जिसमें जिसके सिग्नेटरीज में इंडिया भी इसका एक पार्ट था, यूएस, यूके, इसके साथ साथ चाइना भी इसका पार्ट था। अब देखिए, चाइना चाइना इसका पार्ट बना, लेकिन ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, जिसको जिसको मतलब कि लिया गया ऋषि सुनक के द्वारा। तो पहले हुआ कि चाइना इसमें हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन फिर चाइना इसमें हिस्सा लिया। तो चाइना का तो हमें बिल्कुल याद रखना है कि चाइना और भारत दोनों इसका हिस्सा बने, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2013, 2018, 2020 और 2021। तो प्रधानमंत्री अन्न योजना 2020 में स्टार्ट किया था, ऑप्शन सी 2020। अभी देखिए, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं। देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 एज अ पेंडेमिक रिलीफ मेजर। 2020 में स्टार्ट किया गया था। जैसे कि हम लोग को जानकारी है कि कोरोना स्टार्ट हो गया था 2020 के मार्च के आसपास भारत में, लगभग 22 मार्च को डिक्लेयर कर दिया गया था एज ए पेंडेमिक। तो उसी समय फूड सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए, फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस मिशन को स्टार्ट किया गया था, किसको, प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता था कि 5 केजी सब्सिडाइज ग्रेन्स प्रोवाइड करवाते थे और 5 केजी फ्री में ग्रेन्स प्रोवाइड करवाते थे सभी को, प्रत्येक नागरिक को भारत के। अभी देखिए, फिर क्या हुआ कि 2023 में ये योजना को टर्मिनेट करने का बात चल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि 2023 के जनवरी में इस योजना को 1 ईयर के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये कब से कब तक फिर एक्सटेंड किया गया था 2023 में, 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए, मतलब पूरे 2023 के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अभी 2023 खत्म होने वाला है, मतलब कि ये योजना फिर से खत्म, टर्मिनेट करने की बात चल रही थी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर कर दिया कि इस योजना को फिर से 5 ईयर के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा। और ये एक्सटेंड क्यों किया जाएगा, फूड सेफ्टी को देखते हुए इस योजना को 5 साल के लिए और भी एक्सटेंड किया जाएगा। अब देखिए, फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, ये आया था 2013 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड टीसीएएस कवच? निम्नलिखित में से किस संगठन ने टीसीएस कवच विकसित किया है? पहला ऑप्शन है डीआरडीओ, दूसरा इसरो, तीसरा आईसीआरटीसी, चौथा आरडीएसओ। ये तो
सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम किसका फुल फॉर्म है, टीसीएएस का। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम किसके द्वारा अभी डेवलप किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है आरडीएसओ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है क्या। तो कवच इज अ कैब सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम इन विच एंटी कोलिजन फीचर्स आर अवेलेबल। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, आरडीएसओ के द्वारा। आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या है, इन रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ का फुल फॉर्म है। इसी के द्वारा कवच को डेवलप किया गया है। और ये क्या करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करवाएगा कि ताकि जो ट्रेन में बालासोर जैसी घटनाएं हुई जिसमें तीन तीन ट्रेन एक साथ, तीन तीन ट्रेनों का कोलिजन हो गया जिसमें काफी नुकसान हुआ लोगों का, जिसमें काफी जाने चले गए। तो ऐसे घटना के मतलब कि घटना को रोकने के लिए ये सिस्टम काफी यूजफुल साबित हो सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसके डिप्लॉयमेंट में 1 किलोमीटर अगर डिप्लॉय करना हो इस सिस्टम को तो उसका कॉस्ट आता है 50 लाख रुपया। तो ये एक काफी, ये जो है टेक्नोलॉजी काफी महंगी टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण पूरे तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रीब्रांडेड द रूरल हाउसिंग स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टू विच योजना। पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया है। इसका नया नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल आवास योजना, ऑप्शन बी आवास योजना बंगाल, ऑप्शन सी बंगला आवास योजना, ऑप्शन डी ममता आवास योजना। तो इसका सही नाम है बांग्ला आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का नया नाम बदलकर बंगला आवास योजना रख दिया है किसने, बंगाल गवर्नमेंट ने। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 जून 2015 में हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। तो अभी क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस योजना का नाम बदलकर बांग्ला आवास योजना रख दिया। इससे पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इस योजना का नाम बदलकर वाईएसआर योजना रख दिया था। तो यह पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार हुआ है कि किसी सेंट्रल स्कीम का नाम बदलकर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए अपने नाम पर कर लिया हो। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मतलब कि क्या क्या लाभ मिलता है। कि इसमें क्या होता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इसमें लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, सब्सिडी प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंड बेनिफिशियरी लेड हाउस कंस्ट्रक्शन इनेक्टमेंट इसमें करवाया जाता है। साथ साथ इसमें जो इको फ्रेंडली मटेरियल्स होते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल से जो जो हाउस बनते हैं, सब्सिडाइज्ड हाउस बनते हैं, उसको इको फ्रेंडली मटेरियल के द्वारा बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वी हु इज द सिंगर ऑफ एबंडेंस इन मिलेट सॉन्ग विच हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड। एबंडेंस इन मिलेट गीत के गायक कौन है जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है फाल्गुनी शाह, उदित नारायण, आशा भोसले, शंकर महादेवन। तो इसका सही आंसर है फाल्गुनी शाह। गाने का नाम क्या है, अबंडेंस इन मिलेट। तो इसके सिंगर कौन है, फाल्गुनी शाह। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी जी को फीचर किया गया था इस सॉन्ग में, जिसको ग्रैमी अवार्ड के लिए भेजा गया है, नॉमिनेट किया गया है। तो मोदी जी इसके सिंगर नहीं थे, बल्कि इसमें फीचर हुए थे, इसके सिंगर थे फाल्गुनी शाह। तो देखिए पीएम मोदी फाल्गुनी शाह सॉन्ग हाईलाइट बेनिफिट ऑफ मिलेट विन ग्रैमी नॉमिनेशन। द सॉन्ग एबंडेंस इन मिलेट फीचरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सॉन्ग बाय इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह एंड हर हस्बैंड गौरव शाह। तो दो लोगों ने मिलकर गाया है, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने, जिसे ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इसमें बताया गया है कि मिलेट के यूज के फायदे क्या है और मिलेट एक पोटेंशियल फूड है फ्यूचर के लिए, उसके बारे में इस सॉन्ग में बताया गया है।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट पास्ड अ बिल विथ इंक्रीज द टोटल रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 75%। किस राज्य के एक विधेयक ने एक विधेयक पारित किया है जो राज्य में कुल आरक्षण को 75% तक बढ़ाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो बिहार इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी बिहार। बिहार में एक नया रिजर्वेशन बिल लाया गया है जिसमें रिजर्वेशन को 75% तक इंक्रीज करने का बात किया गया है और यह विधेयक 9 नवंबर को विधानसभा में विधानसभा में और 10 नवंबर को विधान परिषद में पारित हो चुका है यह बिल। अभी इस पे गवर्नर का मुहर लगना बाकी है। तो इस बिल में क्या है कि कोटा को इंक्रीज किया गया है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन किया गया है जिसमें 18% कोटा ओबीसी के लिए, 25% ईबीसी के लिए, एससी के लिए 20% और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2%। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 10% रिजर्वेशन का बात किया गया है। तो ये टोटल बेस्ड किस पर है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम इन स्टेट गवर्नमेंट विच will go up to 75%. The Aina dashboard for cities portal has been launched by which of the union ministry? Aina dashboard for cities portal किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा आईना डैशबोर्ड इनिशिएटिव का शुरुआत किया गया है। यह इनिशिएटिव के फायदे क्या है कि इसमें देखा जाएगा कि कोई भी शहर किस तरह से तरक्की कर रहा है और उसके अलावा शहरों को इंस्पायर करेगा कि उसमें और भी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसके प्रोग्रेस के और क्या क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में देखा जाएगा और बताया जाएगा। इसके अलावा प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इंगेज विद फ्रंट रनर, जो भी फ्रंट रनर शहर है, जो भी सिटीज है उनके साथ इनका भी विकास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिल्कियारा टनल विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच सिटी? सिल्कियारा सुरंग जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, उत्तराखंड, असम और पश्चिम बंगाल। तो सिल्कियारा टनल कहाँ है? ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिल्कियारा टनल है। तो सिल्कियारा टनल अभी क्या हो गया था? कोलैप्स हो गया था अभी रिसेंटली, जिसका अभी भी राहत अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। ये कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। नाम क्या है? सिल्कियारा टनल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो इस टनल का ये देखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का 2018 का ये न्यूज है जिसमें सिल्कियारा टनल को अनाउंस किया गया था कि सिल्कियारा टनल बनाया जाएगा जो कि यमुनोत्री हाईवे पे होगा। तो ये कब अनाउंस किया गया था? 2018 में। और अभी क्या हुआ कि रिसेंटली ये टनल कोलैप्स कर गया जो कि है उत्तर काशी में, जो 24 मीटर का एक पाइपलाइन है जो कि कोलैप्स कर गया है। तो देखिए after 40 workers were trapped in under construction Silkyara tunnel in Uttarakhand, relief and rescue operation for being made to safely evacuate the worker from the tunnel. The under construction tunnel collapsed from Silkyara to Dandla on Brahmkhal Yamunotri National Highway in Uttar Kasi district of the state. The tunnel is part of 12,000 crore Char Dham all-weather road project which was announced in 2018। अभी देखिए अभी इस बार पूछा गया था कि जैसे कि पूछ लिया गया था कि लोकेशन वाइज क्वेश्चन की चमोली उत्तराखंड के किस एरिया में है, तो उसी तरीके से आगे कभी भी पूछा जा सकता है। जो भी बॉर्डर जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उनका हम लोगों को लोकेशन वगैरह हम लोग को देख के रखना है कि वो कहाँ है। तो अभी सिल्कियारा में हुआ है, तो ये उत्तर काशी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ये लोकेटेड है। तो ये हम लोगों को ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एज पर अ रिसेंट यूएन रिपोर्ट विच रीजन वाज रैंक्ड एज वर्ल्ड होस्ट रीजन फॉर वाटर स्कार्सिटी?
हाल ही में संयुक्त राज्य की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र माना गया है? ऑप्शन ए अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया, यूरोप। अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ एशिया और यूरोप, इनमें से किसको वाटर स्कार्सिटी के लिए वर्स्ट रीजन का, सबसे खराब रीजन का मतलब खराब रीजन माना गया है? तो इसका सही आंसर है साउथ एशिया। देखिए, अभी वाटर स्कार्सिटी, फूड स्कार्सिटी, ये सब की समस्याएं चल रही है, जिस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है ताकि फ्यूचर में इन चीजों से निपटा जा सके। तो वाटर स्कार्सिटी का सबसे वर्स्ट रीजन कौन सा है? वो है साउथ एशिया। अभी देखिए, यूनिसेफ यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी किया था अभी, जो जिसका नाम था चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें वाटर स्कार्सिटी के कारण बच्चों के ग्रोथ, हेल्थ वगैरह पे क्या अफेक्ट आएगा और क्लाइमेट चेंज होने से क्या अफेक्ट आएगा, उसके बारे में इस रिपोर्ट में बात किया गया था। तो इसमें माना गया है कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जो रीजन है वो है साउथ एशियन region. Recently released United Nations report revealed that South Asia is experiencing a greater number of children facing hardship due to severe water scarcity by the climate change than any other region globally. Yes, according to the report from the UN Children Agency, and 347 million children under the age of 18 are affected by high and extremely high water scarcity. तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, एक अंग है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टर 9 मिशन इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए यूएसए, यूके, रसिया, इजराइल। तो इसका सही आंसर है यूएसए। ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है यूएसए से। तो देखिए, ये फाल्कन 9 एक Transporter 9 took off sending 113 payload across 19 different spacecraft, 89 deployments to the orbit at with from a Falcon 9 इंजन। अभी देखिए, Falcon 9 इंजन किसका है? स्पेस एक्स का एक इंजन है। और स्पेस एक्स कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, जिसके मालिक कौन है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क इसके मालिक है। और ये जो ट्रांसपोर्टर 9 है, ये मिशन किसका था? स्पेस एक्स का मिशन था, जो कि बिलोंग करता है किस कंट्री को? यूएसए को। इसका सही आंसर है यूएसए। Which state is the host of 9th Indian International Science Festival ISSF 2023? 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का मेजबान राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, गोवा, पंजाब और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। अभी 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। इसका सही आंसर है फरीदाबाद। 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन फरीदाबाद इन जनवरी 2024। इसका थीम हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें एक थीम नहीं थे, इसमें मल्टीपल 17 थीम्स थे, जो कि साइंस के डेवलपमेंट और इसके बारे में लोगों को अवेयर करवाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? द मेन एम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल is to provide an inspirational platform to the public at large and individual with diverse level of interest like students, educators, scientists, researchers, industry professionals, entrepreneurs and science communicators। इन सबको साइंस के नए नए स्रोत के बारे में बताने के लिए, जो भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में अवेयर करवाने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कहाँ? फरीदाबाद, हरियाणा में। Which institution released the annual greenhouse gas bulletin? कौन सी संस्था वार्षिकी ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? ऑप्शन ए यूएनईपी, FAO, WMO, CPCB। तो इसका सही आंसर है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड
मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन को रिलीज किया गया। तो इसके बारे में हमने डेली करेंट अफेयर के सीरीज में भी काफी डिटेल में डेली करेंट अफेयर के सीरीज में काफी डिटेल में बताया है, तो आप इसको फॉलो करें। वहां पे आपको जो भी एनालिसिस न्यूज का है और अदर न्यूज का है वो आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस हीट रिकॉर्ड हाई इन 2022, ये किसके द्वारा बोला गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन से ग्रीन हाउस कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन से गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और एक हो जाएगा वाटर वेपर। लेकिन इन सब में ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन इसमें जो सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीन मेजर है कॉन्स्टिट्यूएंट। अभी देखिए, इसमें सबसे ज्यादा हैजार्डस कौन सा है? इसमें से ये देखिए, हैजार्डस का लिस्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे एक पहले नंबर पे आता है। अगर एक बार कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज हो गया एटमोस्फियर में, तो यह लगभग 50 से 200 साल तक डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये अवेलेबल रहता है एटमोस्फियर में। अभी देख सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं SF6। अगर इसको एयर में रिलीज कर दिया जाए तो ये 3200 साल तक एयर में रहता है। लेकिन ये काफी कम क्वांटिटी में होता है, काफी ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है। तो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा हैजार्डस नहीं मानते हैं, क्योंकि है ही नहीं एटमोस्फियर में इतना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि शायद से 0.02% है ऑफ टोटल गैसेज इन एटमोस्फेयर प्रेजेंट, तो ये हैजार्डस है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस के रूप में। तो देखिए, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, a branch of United Nations, has reported that in the previous year level of three primary greenhouse gases responsible for climate change and global warming, namely carbon dioxide, methane and nitrous oxide, recorded breaking level। अभी कितना बढ़ के हो गया है? 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड का बढ़ गया, जो कि पिछले अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेशन ऑन नवंबर 10। विज्ञान में विश्वास का निर्माण 10 नवंबर को मनाए जाने वाले किस विशेष दिन का एक विषय है? ऑप्शन ए, मतलब किसका थीम है? वर्ल्ड एजुकेशन डे, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अभी देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड साइंस डे एंड पीस डेवलपमेंट 10 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। तो इस बार का इसका थीम क्या था? इसका थीम था बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। देखिए, इसका थीम क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, जो कि 10 नवंबर को मनाया जाता है। अभी यहाँ देखते हैं कि इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस इज सेलिब्रेटेड एनुअली फ्रॉम नवंबर 9 to 15। इट वाज ऑब्जर्व इन 1986 फर्स्ट टाइम, पहली बार कब मनाया गया? 1986 में, एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस। दिस वीक वाज प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1988। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2023 सेलिब्रेटेड ऑन 10th of November। द थीम फॉर दिस ईयर सेलिब्रेशन इज बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंसेज। तो हमको थीम याद रखना है, क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंसेज। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में। लेकिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे कब घोषित किया गया? 1988 में। ये 4 मुख्य फैक्ट है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया आउटर अंडरटूक बोंगो सागर 23rd एंड कॉर्पोरेट एक्सरसाइज विथ नेवी ऑफ विच कंट्री। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर बोंग सागर 23 एंड कॉर्पोरेट अभ्यास किया? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच
अभी बोंग सागर का 4th वर्जन और कॉर्पेट का 5th वर्जन एक्सरसाइज अभी हुआ है, जो कि नेवी का एक्सरसाइज है। किसके बीच में? इंडिया प्लस बांग्लादेश। देखिए, इंडिया एंड बांग्लादेश नेवीज अंडरटेक कॉर्पेट एंड एक्स बोंग सागर एक्सरसाइज। अब यहाँ देखते हैं हम लोग इसके बारे में। इट इज द 4th एडिशन ऑफ बोंग सागर एंड 5th एडिशन ऑफ कॉर्पेट एक्सरसाइज। बाइलेटरल एक्सरसाइज था जिसमें भारत और बांग्लादेश के नेवी ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन नेवी शिप कुथार, किल्टन एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया, और इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट सीओ? दुनिया के सबसे पहले रोबोट सीओ का नाम क्या है? ऑप्शन है टीना, माइका, योयो और हैरी। तो वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट रोबोटिक सीओ का नाम है माइका। अब देखिए, मीट माइका द वर्ल्ड फर्स्ट एवर एआई ह्यूमनॉइड रोबोटिक सीईओ। अब ये किस कंपनी की सीईओ है? तो ये कंपनी है डिक्टाडोर। ये किस चीज की कंपनी है? स्प्रिट की कंपनी है। देखिए पूरा न्यूज क्या है। डिक्टेटर अ स्प्रिट ब्रांड बेस्ड इन कोलंबिया कार्टाजिना हैज अपॉइंटेड माइका हु इज मैनिफेस्टेड एज अ रोबोट। माइका इज अ रिसर्च प्रोजेक्ट बिटवीन हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टाडोर। ये इंपॉर्टेंट है। इट हैज बीन कस्टमाइज्ड टू रिप्रेजेंट कंपनी वैल्यू। तो माइका नाम की एक रोबोट को अभी किस कंपनी का? डिक्टाडोर कंपनी का सीईओ बना दिया गया। और ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट, ये रोबोट किसके द्वारा दो कंपनी ने मिलकर बनाया है? उसका नाम है हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च वुमेन फॉर वाटर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाओं के लिए एक अभियान शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने अभी एक अभियान शुरुआत किया जिसका नाम है वुमेन फॉर वाटर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। अभी देखिए, ये जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अभी देखते हैं कि ये कैंपेन है क्या। तो वुमेन फॉर वाटर वाटर फॉर वुमेन इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम अमृत। और इसके साथ साथ इसमें और कौन से इसके पार्टनर है? अर्बन उड़ीसा एकेडमी और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो ये 3 लोगों का ज्वाइंट वेंचर है, हाउसिंग अफेयर प्लस नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का और प्लस उड़ीसा अर्बन एकेडमी का। इन तीनों ने मिलकर इस अभियान को स्टार्ट किया है। इस कैंपेन का एम क्या है? टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन वाटर गवर्नेंस। They will be given first-hand knowledge about the water treatment process through visit to water treatment plants in their respective city. Means इसमें जो भी वुमेन्स है उनको ट्रेन किया जाएगा कि वाटर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और वाटर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है, इसके बारे में इनको बताया जाएगा और इनको ट्रेन किया जाएगा। तो ये है वुमेन फॉर वाटर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। विच इंडियन स्टेट बैक द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड? किस भारतीय राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड दिया गया? तो इसका सही आंसर है केरल। इसका सही आंसर क्या है? केरल। केरल को अभी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड इसे क्यों दिया गया? क्योंकि इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूजन ऑफ वुमेन्स इन टूरिज्म को इन्होंने प्रमोट किया है। और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किसे दिया जाता है? जैसे कि जो भी कंट्रीज है, जो जैसे कि ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे कि टैकलिंग प्लास्टिक वेस्ट के लिए, या फिर मीनिंगफुल कनेक्शन के लिए, लोकल सोर्सिंग ऑफ क्राफ्ट एंड फूड के लिए, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज के लिए, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन
एंड नेचर पॉजिटिव टूरिज्म के लिए। तो यही नेचर पॉजिटिव टूरिज्म के लिए केरल को अभी ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्री अनाउंस टू डिसकंटिन्यू इट्स गोल्डन वीजा इनिशिएटिव फ्रॉम 2024? किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने अभी अपने गोल्डन वीजा इनिशिएटिव को बंद करने का ऐलान किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गोल्डन वीजा इनिशिएटिव होता क्या है। देखिए, गोल्डन वीजा इनिशिएटिव क्या होता है कि इसमें एक वीजा दिया जाता है, मतलब कि देखिए किसी भी कंट्री में अगर आपको जाना है तो आपको वहां का वीजा लेना पड़ेगा। तो यह एक टाइप है वीजा का जिसे हम लोग गोल्डन वीजा बोलते हैं, जिसके थ्रू अगर किसी भी कोई भी इन्वेस्टर, किसी मान लीजिए कि कोई कंपनी, जैसे नीदरलैंड यही हम लोग मान लेते हैं, नीदरलैंड हम लोग मान लेते हैं, अगर इसमें किसी जैसे भारत का ही मान लेते हैं कि इंडिया का ही कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ इनको यहाँ का सिटीजन इनको यहाँ का वीजा दिया जाएगा और इस वीजा के थ्रू इनको यहाँ टैक्स वगैरह में छूट दिया जाएगा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके थ्रू ये लोग यहाँ अच्छे से बिजनेस कर सके और इन्वेस्ट कर सके। तो इसी को हम लोग गोल्डन वीजा इनिशिएटिव बोलते हैं। तो अभी नीदरलैंड ने गोल्डन वीजा इनिशिएटिव को बंद कर दिया है। दिस प्रोग्राम वाज इन द लाइन विद द गोल्स ऑफ सेवरल अदर कंट्रीज दैट ऑफर सिमिलर इन्वेस्टमेंट स्कीम। देखिए इन्वेस्टेड स्कीम का बात कर रहा है। हाउएवर, एज ऑफ जनवरी 2024 द नीदरलैंड विल डिसकंटिन्यू इट्स गोल्डन वीजा प्रोग्राम। अभी देखिए नीदरलैंड ने अभी बंद कर दिया है, लेकिन इसके अलावा जैसे कि यूएई हो गया, उसके बाद में सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ये लोग गोल्डन वीजा अभी प्रोवाइड करवाते हैं दूसरे कंट्रीज को। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल यूनिटी डे? राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का नाम क्या है? मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, पीएम युवा प्लेटफॉर्म, मेरी माटी प्रोग्राम और कर्तव्य प्लेटफॉर्म। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए योजना प्लेटफॉर्म का नाम है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। इसका सही आंसर है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। और ये राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेज मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म ऑन द नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अमृत वाटिका एंड अमृत महोत्सव मेमोरियल एंड लॉन्च्ड द मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर द कंट्रीज यूथ। अभी देखिए, ये प्लेटफॉर्म किसके लिए है? यूथ के लिए है। और इसके साथ साथ अमृत महोत्सव मेमोरियल का भी उद्घाटन किया गया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया और इसके साथ साथ मेरा युवा भारत कैंपेन को भी स्टार्ट किया गया। इट वाज लॉन्च्ड एट एन इवेंट मार्किंग द कल्मिनेशन ऑफ द मेरी माटी मेरा देश को भी बंद कर दिया गया है कैंपेन एंड अमृत कलश यात्रा एट कर्तव्य पथ इन दिल्ली। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको सही लगता है या फिर इसमें कुछ आप चेंज भी करना चाहते हैं तो आपकी तरफ से हमें इनपुट दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो बीपीएससी क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ साथ आप पीडीएफ के लिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल बीपीएससी क्वेस्ट को फॉलो करें, वहां आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।